तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का होल चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो ये बना क्यों रहे हैं वीडियो, ताकि अगर कोई बच्चा क्लास 11th में आया है या मान लो क्लास 11th का फिजिक्स चूज़ करना चाहता है तो उसको पता चल जाए कि हमको क्लास 11th में पढ़ना क्या है, क्या बेसिस होना चाहिए मेरा, क्या मेरा 9 और 10th का मैथ्स और फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि थोड़ा वीक भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तो इन सभी डाउट का जो क्लियरेंस है आज इस वीडियो में हम लोग कर देंगे। तो पहले 8 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे या 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे कि जो हमको क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि या इन सभी के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग बात कर लेंगे कि जो हम 9th क्लास में पढ़े हैं क्या वो 11th क्लास में है, या जो हम 10th क्लास में पढ़े हैं क्या 11th क्लास और 12th क्लास में है या नहीं। ठीक है, या उनका क्या साइनिफिकेंस है जब हम क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ते हैं या क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डील करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्लास 11th फिजिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारे पास है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम बोलेंगे कि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के बेसिस से नहीं। ठीक है, स्कूल के जो एग्जामिनेशंस होंगे, अगर मान लो साइंस अगर हम लेते हैं या फिजिक्स चूज़ करते हैं तो, या जो कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके हिसाब से हम जो फिजिकल वर्ल्ड है वो चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से एक भी सवाल नहीं आता है हमारे, ना एग्जाम्स में आते हैं, ना स्कूल एग्जाम्स में आते हैं, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ना एंट्रेंस एग्जाम्स या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में इससे कोई सवाल नहीं आता है। ठीक है, ये हमारा बेसिस है। अगर हम क्लास 11th शुरू करते हैं पढ़ना तो ये हमारा बेसिस है, हमें ये चैप्टर पढ़ना ही होगा। क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे हमको पता चलता है कि जो हम लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आखिर में वो लॉस है क्या। जैसे हम बात करते हैं आपके लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, नीचे लिख देते हैं आपके लिए कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी हमारे पास बी है, दोनों के पास कुछ ना कुछ मास होगा, तो ए बॉडी बी बॉडी को अपने तरफ खींचना चाहता है और बी बॉडी क्या करना चाहता है, ए बॉडी को अपने तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब है तो बहुत बड़ा। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम जितना बोल दिए वो उतना छोटा में समेट नहीं सकता है, बस एक सिंपल सा बेसिक चीज़ बताएं। तो ये जो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं उसमें इस लॉ का क्या मतलब होता है, लॉ आखिर होता क्या है, लॉ क्या चीज़ है ना। और अगर हम बात करें कि थ्योरी, ठीक है, कि थ्योरी क्या होता है, ठीक है, या हम बात करें कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से जो हम ऑब्जर्वेशन डिराइव करते हैं तो वो कैसे डिराइव करते हैं, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। या हमारा अगर मान लो फिजिक्स है तो फिजिक्स मैथमेटिक्स से कैसे जुड़ा है, केमिस्ट्री से कैसे जुड़ा है, बायोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है ना, फिजिक्स और सोसाइटी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, या फिजिक्स सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डालता है ना। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है, या जितना भी टेक्नोलॉजी हम आज बना रहे हैं वो फिजिक्स से कैसे रिलेटेड है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ये हमारा हो गया चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हमको ये भी पढ़ना है कि हमारे फिजिक्स के कितने फील्ड हैं, है ना, फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, जैसे क्वांटम फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, क्लासिकल मैकेनिक्स है ना। इसमें हमको ये भी पढ़ना है कि ब्रांचेस कितनी है फिजिक्स की ब्रांचेस कितनी होती हैं। तो फिजिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं हमारे पास। एक क्लासिकल फिजिक्स होती है जो 1890 के पहले की फिजिक्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स होती हैं जो 1890 के बाद वाली होती हैं, जैसे जिसमें हम एटम्स न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, एटम का एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर के एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं। वो सब आता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड जो है उसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल नहीं आते हैं, या जो हमारा स्कूल फिजिक्स है उसमें भी सवाल इससे नहीं आते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा चैप्टर 2। चैप्टर 1 आपको समझ में आ गया कि हमको क्या पढ़ना है चैप्टर 1 के अंदर। तो अगर हम बात करें कि हमारा 9th क्लास का अगर बेस अच्छा नहीं है, या 10th क्लास का अगर मान लो बेस थोड़ा कमज़ोर है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएंगे। देखो इसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उन सभी से सवाल आएंगे, उन सभी से हमको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। ठीक है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।
तो बात करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या पढ़ना है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमको पढ़ना है मेजरमेंट और यूनिट्स के बारे में, जैसे चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। जैसे हम यूनिट यूज़ करते हैं ना, मीटर, सेकेंड, है ना, केजी, ये सब यूनिट्स हैं। तो आखिर ये है क्या, ठीक है, ये कैसे डिफाइन होती हैं, ठीक है। और यूनिट्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, बेस यूनिट्स होते हैं या जिनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। फिर हम लेंथ को कैसे माप सकते हैं, ठीक है, टाइम को कैसे माप सकते हैं, हम मास को कैसे नाप सकते हैं। मास हम दो तरीके से नाप सकते हैं, एक इनर्शियल मास होता है, ठीक है, वो दो तरीका भी आपको नहीं बताएंगे कैसे नापते हैं, ठीक है। पैरालैक्स के बारे में पढ़ना है, एंगल्स हम नापते हैं, सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, उन सभी के बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। सॉलिड एंगल का हमारा यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो ये सब चीज़ है क्या, ठीक है। आखिर यूनिट्स कैसे हैं, यूनिट क्या हैं, जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं उनका साइनिफिकेंस क्या है, मेजरमेंट क्या होता है, समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में, ठीक है। इसमें हमको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमको डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है ना, एरर्स के बारे में पढ़ना है। देखो डायमेंशंस का अगर बात करें, ठीक है, तो डायमेंशंस जो है वो हमारा फिजिक्स का 11th और 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायमेंशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल तुम्हारे सामने रखते हैं, इसको फिजिकल वर्ल्ड को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं ऊपर वाला, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड को थोड़ा इरेज करते हैं। जैसे देखो तुमको बताते हैं, जैसे स्पीड हमने पढ़ा होगा कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी का मतलब है डिस्टेंस, टी का मतलब है टाइम। तो डिस्टेंस हम किस में नापते हैं, डिस्टेंस हम लोग मापते हैं लेंथ में, जिसको हम क्या किस से डिनोट किए हैं, एल से डिनोट किए हैं। टाइम हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक और यूनिट हम इसमें डाल देते हैं जो कि हमारा मास का है, ठीक है। तो है क्या, स्पीड का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, m0 l1 t-1, ठीक है। टी को -1 क्यों लिखें, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में नहीं है। तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में हमारा डिस्टेंस है, जिसको हम क्या करते हैं, एल से नापते हैं। तो देखो इतना डीप नहीं जाता है, हमारा सिंपल सा ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो बस जान लो कि ऐसा हम चीज़ों को डील करना है, ठीक है। और जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, सभी का कुछ ना कुछ हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उनका डायमेंशनल फार्मूला के बारे में जानेंगे। देखो जरूरी नहीं है कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ का हो, किसी किसी का नहीं भी हो सकता है। उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे एंगल का ले लो, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। चैप्टर 2 है हमारा, फिजिकल वर्ल्ड के बाद वाला चैप्टर है हमारे पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो किसका बात करते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो 9th क्लास में हम पूरा तरीके से मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े थे, ठीक है, बहुत छोटा तरीके से पढ़ाया गया था। उसमें हमको एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था, उसमें हमको एंगुलर वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है ना। तो स्ट्रेट लाइन में एंगुलर वेलोसिटी कैसे हो सकती है, या वहाँ इनकाउंटर नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम एक नया चीज़ पढ़ेंगे। पहले से तो हम जानते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। नया चीज़ क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी, जो कि 9th क्लास में अगर आप हो सकता है पढ़े होंगे। पर रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है हमको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा यहाँ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर अगर हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन में हमको एक बहुत ही खास चीज़ पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम बता दिए आपको कि क्या नया चीज़ है इसमें। हमको यहाँ पे नया चीज़ है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। नया चीज़ क्या है हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर आप हो सके तो पढ़े होंगे, ठीक है। वैसे तो हम अगर 9th क्लास जहाँ तक पढ़ाए हैं तो वहाँ तक हम दोनों कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, 9th क्लास में ही इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ताकि आगे 11th क्लास में अगर बच्चा जाए, अगर फिजिक्स को चूज़ करे, तो उसके लिए ये सब चीज़ नया ना हो, पहले से उसके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो, ताकि वो क्या कर सके, आसानी से इन दोनों चीज़ों को डील कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा मोशन इन अ प्लेन। देखो मोशन इन अ प्लेन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोशन इन अ प्लेन, जैसे अगर सिंपल सा बात बोले तो जितना भी आने वाला चैप्टर है,
ठीक है, जितना भी हम पहले पढ़े फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, उसके बाद पढ़े हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का यूज़ हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड का यूज़ करेंगे हम सभी में, ठीक है। अगर हम एक बार फिजिकल वर्ल्ड पढ़ लिए कि थ्योरी क्या होता है तो हम समझ जाएंगे कि थ्योरी जैसे हम दिए हैं बोर एटॉमिक थ्योरी या रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक मॉडल, ठीक है, साइंटिफिक मॉडल, साइंटिफिक मेथड, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो हम जान तो लेंगे कि भाई बोर एटॉमिक मॉडल क्या होता है, ठीक है, कि बोर ने जो एटम का मॉडल दिया था वो हो गया बोर एटॉमिक मॉडल या बोर एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। पर आखिर में मॉडल होता क्या है, ठीक है, वो तो एटॉमिक मॉडल है, पर अगर मॉडल क्या होता है, एटॉमिक मॉडल तो हम जान गए कि बोर का एटॉमिक मॉडल है, पर मॉडल क्या होता है वो सब हमको कहाँ पढ़ना है, फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड अगर हम पढ़ते हैं तो मेरा जो इमेजिनेशन शक्ति होगा या जो हमारा चीज़ों को समझने का शक्ति होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 था, उसको हम क्या किए, मिटा दिए। फिर उसके बाद हमारे पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ लिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए, मोशन इन प्लेन देख लेते हैं। मोशन इन प्लेन में देखो हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जो हमको क्लास 11th में एक बार जब हम पढ़ लिए तो पूरा काम आने वाला है, क्लास 12th में भी काम आने वाला है, और आगे अगर हम इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी काम आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। ये मिटा देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है। बात करते हैं मोशन इन प्लेन की, ठीक है, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में देखो दो खास चीज़ों का आना पढ़ना है। 9th क्लास में हो सके तो आपने पढ़ा होगा स्केलर्स, ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना है। वेक्टर्स के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। जैसे स्केलर के बारे में पढ़ते हैं कि स्केलर क्या होता है, जिसको हम लोग सिर्फ स्केल कर सकते हैं, जिसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसके साथ डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या सिंपल भाषा में बोले तो हम उसके साथ डायरेक्शन नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वांटिटीज़ जिनका कोई डायरेक्शन नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर्स बोलते हैं। फिर बात करें वेक्टर्स, तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिनके पास क्या है, जिनको हम माप भी सकते हैं, जिनके पास हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और जिनके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो वेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे एक नया चीज़ है, नया इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसके बाद और हमको जो वेक्टर्स है उसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है कि वेक्टर्स को कैसे जोड़ सकते हैं, वेक्टर्स को कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इन चारों चीज़ों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हम रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, उसको एक्स वाई और जेड एक्सिस में कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उनके साथ जो हमारा यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन इन प्लेन, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। चलिए 4 चैप्टर हो गया हमारे पास। 5वां का बात करें, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन में हमको थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वैसे लॉज ऑफ मोशन आप पहले पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में। उसके बाद इक्वेशन भी आप जानते होंगे, जो इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन में जो इक्वेशंस आते थे हमारे 3 लिखते हैं साइड में थोड़ा सा, ठीक है। ऊपर का हम क्या करते हैं, मिटाते चलते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ठीक है। यहाँ लिखते हैं तीनों इक्वेशन को, आप जानते होंगे, फेमिलियर होंगे। v इज टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड हम लिखते हैं s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड लिखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू 2as। हमारे पास 3 इक्वेशन है जो हम स्ट्रेट लाइन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको कहाँ पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना है। उसके बाद जो न्यूटन के लॉज थे 3 हमारे लॉज ऑफ मोशन, जैसे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तीनों के बारे में हमको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है यहाँ पे। और हमको यही पढ़ना है कि जो रियल लॉ है ना, रियल जो लॉ है मोशन का, वो हमारा सेकंड लॉ है, उसके अंदर फर्स्ट लॉ भी कंटेंट है और सेकंड लॉ भी क्या है, कंटेंट है, ठीक है। और देख लेते हैं भाई, उसके बाद हमारे पास है वर्क, एनर्जी एंड पावर। देख लेते हैं, हमारे पास है लॉज ऑफ मोशन, जैसे इसमें हमको लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल है, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, अरे बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। अगर नाम लेने के लिए बैठे तो बहुत सारा टॉपिक वाइज बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। हम एक ओवरऑल आपको व्यू दे रहे हैं, ठीक है, कि इसमें आखिर पढ़ना क्या है,
ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ना है, तीनों लॉज के बारे में पढ़ना है, उसके बाद कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है कि एक पार्टिकल कैसे इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितना भी चैप्टर आते जाएंगे सभी क्या है हमारे पास इंटरेस्टिंग है। फिर आएगा हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। देखो सिंपल से बात करते हैं, जो भी चीज़ हम अगर 9th क्लास में पढ़े हैं वो हमारा 11th क्लास में पूरी तरीके से है और नए चीज़ें हैं, ठीक है। 9th क्लास की सारी चीज़ें हैं और नई चीज़ें हैं इसमें। जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करें, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे, इसके बाद हम इसी में इंट्रोडक्शन देंगे। तो हमारे पास आएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो देखो चैप्टर में नाम ही दिया हुआ है वर्क, तो वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। उसका हम वेक्टर प्रोडक्ट, या जो हम बोलते हैं कि इसको कैसे समझाएं, जैसे इतना बड़ा वास्ट हमारे पास टॉपिक है, उसको छोटे में समझाना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो सिंपल से आपको बोलते हैं कि वर्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वर्क के बारे में आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि भाई जब भी किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेस होता है तो हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं उस चीज़ को, या उस बॉडी पे क्या किया गया है, वर्क किया गया है। तो उसी वर्क को हम क्या करेंगे, वास्ट तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा जितना 9th क्लास से पढ़े थे उससे थोड़ा सा वास्ट तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा और उसका एप्लीकेशन ज़्यादा देखेंगे। और एप्लीकेशन ज़्यादा कैसे देखेंगे, क्योंकि पहले जो हम लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, वर्क में इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद हम पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जितनी चीज़ पढ़े थे उसको हम वर्क में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट कर करके क्या होगा, थोड़ा सा वर्क वास्ट होगा। वेक्टर्स को भी क्या करेंगे, हम वर्क में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी हम जानते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी कितने तरीके की होंगी हमारे पास, वैसे तो पढ़ेंगे 2 तरीके की, मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक नया चीज़ है। तो एनर्जी आप जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, उसको भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर करके। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, आप ये समझिए कि इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जितना भी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो वेक्टर्स पढ़े उसको क्या करेंगे, एनर्जी के साथ इंटीग्रेट करके उसको और थोड़ा सा वास्ट बनाएंगे। फिर पावर आएगा हमारे पास, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि हम अगर वर्क करते हैं किसी बॉडी में तो हमारा वो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और कैसे कन्वर्ट होता है उसके लिए क्या क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम कहाँ पे, वर्क, एनर्जी एंड पावर में, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, ठीक है, और रोटेशनल मोशन की। देखो ये जो चैप्टर है ना, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि एकदम नया चीज़ है। इसमें हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है, और रोटेशन तो है ही अपना खतरनाक चैप्टर, ठीक है। रोटेशन क्या करता है, रोटेशन हमारा सभी तरीके के मोशंस को एक ही में घुसा देता है और क्या करता है, खिचड़ी बना देता है, ठीक है। इसलिए हमको रोटेशनल मोशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, बार बार ये रोटेशनल मोशन जब हम पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चंस को, इसके सवाल को क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार अगर हमने सीख लिया, एक बार हमसे बन गया तो हम क्या करेंगे, दोबारा बनाएंगे, दोबारा बन गया तो हम तिबारा बनाएंगे, चौथे बार बनाएंगे, 5वें बार बनाएंगे, क्योंकि रोटेशन जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है, ठीक है। रोटेशन टीचर्स के लिए भी टफ होता है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए कितना टफ होगा हमारा रोटेशनल मोशन। फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, और ये बहुत सारी चीज़ें हमारे जैसे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, वो कैसे रिलेटेड है हमारा लीनियर वेलोसिटी से। बोले ना कि बहुत वास्ट चैप्टर है। इसके अगर टॉपिक्स को जैसे हम जितना भी इतना लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अगर हम चाहें तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को सिर्फ लिखें और उसके अंदर उतना सारा चीज़ों को लिख दें और उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करें, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही छोटे रूप से हम बता रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या है, ये सेंटर ऑफ मास आखिर है क्या। जैसे मान लेते हैं, आपको एग्जाम्पल बताया सेंटर ऑफ मास का, जैसे मान लो हमारे पास मार्कर है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। वैसे होगा तो नहीं, क्योंकि ये रोल करेगा हाथों पर। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो ये कैसे बैलेंस कर रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के वजह से क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। तो आप समझिए कि सेंटर ऑफ मास जो हम बता रहे हैं वो है बहुत वास्ट चीज़, उसको हम क्या करेंगे, बहुत
डिटेल्स में जाकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको हम, जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और रोटेशनल मोशन है। ये सभी जो चैप्टर का नाम बता रहे हैं, जो हम टॉपिक्स का नाम दे रहे हैं, सभी एनसीईआरटी के अनुसार है। अगर आप दूसरी बुक लेते हैं, जैसे हम बात करें एच.सी. वर्मा सर की लेते हैं, या मान लीजिए कि एक एस चांद पब्लिकेशन होती है जो 9th और 10th क्लास के बच्चों में बहुत फेमस होती है, तो उन सभी चीज़ों में, उन सभी बुक्स में आपको हो सकते हैं कि कुछ ज़्यादा चैप्टर्स मिले, कुछ कम भी मिले। पर एनसीईआरटी के अनुसार, जिसको हम एक नेशनल लेवल की बुक मानते हैं, ठीक है, उसके अनुसार हमारे पास क्लास 11th में 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसमें से 8 अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर 9th, 10th और 11th, 12, 13, 14 और 15 भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आ गया ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे, आप जानते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम केपलर के प्लानिटरी मोशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो मोशंस है वो कैसे होता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ को एक हम क्या करेंगे, हॉलोस्फीयर की तरह भी ट्रीट करके देखेंगे, या जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, या जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, ठीक है। अगर हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये सभी सवालों का जवाब हमको कहाँ मिलेगा, ग्रेविटेशन के अंदर हमको पूरे अच्छे तरीके से हमको इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे यहाँ दिया है, जैसे देखिए, सबसे पहले तो केपलर लॉ ही दे दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, एस्केप स्पीड है, हाँ एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जैसे 9th क्लास में जो आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है, उससे ये हमारा जो क्लास 11th वाला ग्रेविटेशन है वो बहुत ही वास्ट है, ठीक है। इसमें हमको एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है, सैटेलाइट्स कैसे मोशन करती हैं अर्थ के अराउंड, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में। अगर आप अलग बुक लेते हैं, जैसे DC पांडे वगैरह की बुक लेते हैं, ठीक है, तो उन सभी में आपको दिया रहेगा सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में थोड़ा डीप, पर एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा नहीं देता है। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी जो लिखती है, या एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, बहुत कम लाइन के अंदर या बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बात कहने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी वाले लोग, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। तो हम तो प्रेफर करेंगे कि आप क्या करें, कोई अच्छी सी बुक लें सेल्फ स्टडी के लिए, एनसीईआरटी रखें, क्योंकि बुक एनसीईआरटी तो हमको एज अ सिलेबस की तरह फॉलो करना है कि एनसीईआरटी से ही देख के हमको क्या करना है, रेफरेंस बुक में पढ़ना है। एक्स्ट्रा करना है, अगर हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है तो हमको एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। पर अगर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल को फॉलो करते हैं, तो हमको एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है। बाकी हम अलग से बुक्स का नाम बता देंगे, या एक अलग चैप्टर हम बता देंगे, या सॉरी एक अलग वीडियो ही बना देंगे आपके लिए बुक्स की, कि कौन सी बुक्स हम प्रेफर कर सकते हैं, कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी रहेंगी। अगर हम खुद से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल हमको मिलता है, तो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा पढ़ने के लिए, क्या हम जो इंस्टीट्यूट जाते हैं क्या उससे पढ़ें, क्या हम जो बुक लिए हैं अलग से, जैसे एच.सी. वर्मा है, ठीक है। तो एच.सी. वर्मा सर की जो बुक है वो समझिए कि सेल्फ स्टडी के लिए नहीं है, ठीक है। आप अगर न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो उसमें से न्यूमेरिकल बना सकते हैं, थ्योरी के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि जो एच.सी. वर्मा सर है उनका नॉलेज क्या है, बहुत ज़्यादा है, और वो उसी नॉलेज को क्या किए हैं, बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से उस बुक में लिखने की कोशिश किए हैं, ठीक है, या लिखे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं 11th क्लास के बच्चे, या जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं, हम लोग, या और भी बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो वो थोड़ा सा समझना जो होता है उसका थ्योरी, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो लैंग्वेज है बहुत शॉर्ट है, कॉम्पैक्ट है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी गई हैं, ठीक है, और बहुत डिटेल में जाके कही गई हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो ग्रेविटेशन हम समझ लिए कि ग्रेविटेशन में हमको क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिर्फ ओवरव्यू है, ठीक है, कि क्या क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है और क्या फील है, क्या मजा है, ठीक है। बस इतनी चीज़ों के बारे में बताएं। अब हम क्या करते हैं, 9th का लिखते हैं, क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और 9th चैप्टर बताते हैं कि 9th हमको क्या पढ़ना है। यहाँ से हो गया हमारा 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 8 तक हमने पढ़ लिया था ग्रेविटेशन के बारे में। अब हम करेंगे कवर 9 से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की है क्या भाई, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये पूरी तरीके से एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, नया चीज़ें हैं इसमें, क्या इसमें हमें पढ़ना है, सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, कि है क्या,
हाँ, हमको पढ़ना मैकेनिकल सॉलिड्स, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास फ्लूइड्स भी हैं। तो पहले हमको पढ़ना है कि फ्लूइड्स क्या है, ठीक है, फ्लूइड्स किस तरीके से फ्लो करती हैं। सॉरी, पहले तो हम सॉलिड्स के बारे में बात कर लेते हैं ना, कि सॉलिड बिहेव कैसे करता है टेम्परेचर चेंज करने पे, प्रेशर चेंज करने पे, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको देखना है। जैसे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ बात करते हैं मेटल्स, सॉलिड्स की, ठीक है। तो सॉलिड्स भी क्या कर सकती हैं, इलास्टिक की तरह बिहेव कर सकती हैं। सॉलिड्स भी एक्सपैंड करती हैं जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। क्यों एक्सपैंड करती हैं, कारण क्या है एक्सपेंशन का, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करना है हमको पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, ठीक है। फिर है बात करते हैं हम लोग हाँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है हमको, हुक्स लॉ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक छोटा सा वीडियो में क्या कर सकते हैं, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं पूरे तरीके से, बस हम इतना बोलेंगे, बस टॉपिक्स का नाम ले लेते हैं, वो क्या होती हैं, उसको क्या करेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में हम बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हुक्स लॉ है हमारे पास, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, उसका जो ग्राफ है उसके बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। इलास्टिक मॉड्यूलाई, ठीक है, इलास्टिक मॉड्यूलाई क्या होता है, बहुत मज़ेदार चीज़ है इलास्टिक मॉड्यूलाई। फिर एप्लीकेशंस ऑफ है हमारे पास इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो सिंपल चीज़ है, जैसे आप जानते होंगे कि हम जब रिवेट वगैरह लगाते हैं, ठीक है, रिवेट जानते हैं, जो हम प्लेन वगैरह बनाते हैं तो उसमें दो शीट्स को जोड़ने के लिए जो हम रिवेट लगाते हैं, ठीक है, वो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। जब हम बहुत हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या उसका प्रॉपर्टीज़ करें, ठीक है, किस तरीके से उसको बनाएं, किस तरीके से उसका मिक्सचर रखें, इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं, ठीक है। रिवेट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि टेम्परेचर या जो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा वेरिएशन जब आएगा तो उसमें उस रिवेट के साथ क्या होगा, तो उसका कैसा मिक्सचर रखें, है ना। फिर आएगा हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें देख लीजिए हमारे पास प्रेशर के बारे में पढ़ना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में पढ़ना है, बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ना है। वैसे यहाँ तो एनसीईआरटी ने बोला है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल है, देखो थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल, अब अंतर क्या है, अगर हम बोले कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, या थ्योरम या प्रिंसिपल में क्या अंतर है, तो आप नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर हम फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा प्रिंसिपल क्या होता है, लॉ क्या होता है, थ्योरी क्या होता है ना। तो वो भी हमको क्या करना है, पढ़ना जरूरी है। फिर विस्कोसिटी है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर है, सरफेस टेंशन है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। बबल्स के बारे में पढ़ना है हमको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, ठीक है, कि बबल्स कैसे फॉर्म होते हैं और बबल्स का जो सरफेस टेंशन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है, वाटर के दो लिक्विड्स के बीच में जो वाटर के दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। या जो लिक्विड हैं वो प्रेशर क्यों लगाते हैं, ठीक है, फ्लूइड्स जो है वो प्रेशर क्यों लगाती हैं, ठीक है, उसमें हम लोग बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में पढ़ना है हमको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बताएंगे। फिर हमारे पास है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम समझ रहे हैं उनकी हीट से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है, हीट के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि हीट किस तरीके से फ्लो करती हैं, हीट फ्लो आखिर करती ही क्यों है, सबसे बड़ी बात ये है, और क्यों करती है, कैसे करती है, ठीक है। ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। ये भी क्या है हमारा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। जैसे इसमें एनसीईआरटी में दिया है टेम्परेचर एंड हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस एंड इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, हीट ट्रांसफर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सिर्फ पढ़ना है हमको थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। इसमें हमको ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ना है, पर एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ाया है। अगर आप रेफरेंस बुक लेते हैं कहीं से, ठीक है, तो उसमें हमको ब्लैक बॉडी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है, कि ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या है, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमारा हो गया। फिर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको ब्लैक बॉडी के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इस बुक में आपको नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा, रेफरेंस कोई बुक लीजिएगा तो आपको उसमें हो सकता है देखने के लिए मिले, नहीं तो आपको 12th क्लास में भी देखने के लिए मिल जाएगा एक झलक थोड़ा सा ब्लैक बॉडी का, ठीक है। तो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स आपको क्लास 11th के केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो अंतर क्या है, ठीक है, अंतर बहुत है, ठीक है। अगर मान लो दोनों सेम रहता तो दोनों फिजिक्स में क्यों आता और केमिस्ट्री में भी क्यों आता, या तो सिर्फ केमिस्ट्री में आता या तो सिर्फ हमको
फिजिक्स में आता। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या करना है, हमको हीट के बारे में पढ़ना है, हीट के फ्लो के बारे में पढ़ना है, ज़्यादातर हमको गैसेस के बारे में क्या करना है, जोड़ जोड़ के पढ़ना है। और देखिए थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें लॉज भी होंगे आपके पास, गैस के लॉज, ठीक है, जैसे बताते हैं आपको चार्ल्स लॉज, बॉयल्स लॉ, है ना, गै-लुसाक्स लॉ, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी की, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी देखिए बताते हैं आपको काइनेटिक थ्योरी क्या है। काइनेटिक थ्योरी क्या बताती है कि हमारा जितना भी मैटर है वो मॉलिक्यूल्स या एटम से बना हुआ है, और वो एटम्स हमेशा क्या करते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। उसी के कारण जो फ्लूइड्स हैं वो अपने कंटेनर में या जिस कंटेनर में उनको रख देते हैं, तो उस कंटेनर के दीवारों पे वो क्या करती हैं, प्रेशर या फोर्स लगाती हैं, ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक्स तो हम जान लिए कि थर्मोडायनेमिक्स में हमको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑसिलेशंस का। देखो थर्मोडायनेमिक्स हम उतना नहीं बताए हैं, ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा है, इसमें टॉपिक्स के नाम भी क्या है, बहुत सारे हैं, जैसे कार्नोट इंजन है, हीट इंजन है। कार्नोट इंजन से पहले हमको पढ़ना है हीट इंजन, ठीक है। हीट इंजन क्या है, उसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 100% कैसे थी, ठीक है, या जो वो इंजन बनाए हैं उसी प्रिंसिपल पे हम सारे इंजन को क्या करते हैं आज तक बनाते हैं एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। सोर्स क्या होती है, सिंक क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में। इसको बहुत छोटे तरीके से बताएं, ठीक है, उतना नहीं बताए हैं। फिर आपके पास आएगा ऑसिलेशंस, और हम क्या बोलते हैं इसको, वेव, ठीक है। कोई कोई बुक में क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में ही पढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं SHM, ठीक है। इसको हम लोग फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशंस और वेव हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th का जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लाइट पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर जब हम वेव्स को जब पढ़ेंगे तो हमको यहाँ क्लास 11th वाला वेव्स पूरे अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है, कि फेज डिफरेंस क्या होता है वेव्स के अंदर, ठीक है, किस तरीके से हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम ऑसिलेशंस और वेव्स नहीं पढ़ें, क्लास 11th में अगर हम ऑसिलेशंस और वेव नहीं पढ़े हैं, तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो अलग है, अल्टरनेटिंग करंट जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें हमको ये सारे चीज़ों को डील करना पड़ेगा दोबारा से, और हमको क्लास 11 दोबारा से ये जो चैप्टर है ऑसिलेशंस और वेव को देखना पड़ेगा, ठीक है। और वेव्स ऑसिलेशंस तो मान लो थोड़ा सा वीक है तो चलेगा, पर जब वेव्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वेव्स हमको पूरे अच्छे तरीके से आनी चाहिए, नहीं तो हम क्लास 11th में जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो सभी चीज़ों को हम नहीं पढ़ पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। जितना भी चीज़ों के बारे में हम जब बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो हमको समझ में नहीं आएगा, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद हमको फोटोमेट्री या जो हमारा जो ऑप्टिक्स है क्लास 12th का चैप्टर पूरा, वो समझ में नहीं आएगा। हाँ, वैसे हम पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझने के लिए जो टर्म्स है उसको जान सकते हैं, पर उसके पूरा अच्छे तरीके से जो डिटेल्ड नॉलेज है वो हमारे पास नहीं होंगी। हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पर जब कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाएगा कि जो वेव्स से आएगा, अगर पूरा डीप से या जो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ दिया जाएगा और हमको अगर वेव्स के बारे में नहीं नॉलेज होगा, तो हम उस समय सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन क्लास 11th का सारे चैप्टर्स का, ठीक है। तो इस वीडियो क्या करते हैं हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।